गांव का नाम था चंदनगढ़। वहां के सबसे बड़े जमींदार थे ठाकुर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह की उम्र करीब 55 साल थी, लेकिन रुतबा ऐसा कि पूरा गांव उनके सामने सर झुकाता था। पैसा, जमीन, जागीर सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनकी कमजोरी थी उनकी दूसरी पत्नी रोशनी। रोशनी जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में हलचल मच जाती थी। उम्र सिर्फ 26 साल, गोरा रंग, शरबती आंखें और भरा हुआ नशीला बदन। वह गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी। जब वह अपनी हवेली की बालकनी पर आती थी तो नीचे काम करने वाले मजदूर अपना काम भूलकर बस उसे ही देखते रह जाते थे। लेकिन इस सोने के पिंजरे में रोशनी खुश नहीं थी। ठाकुर विक्रम सिंह अपने राजनीति और व्यापार में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें रोशनी की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं थी। शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन रोशनी को वह पति का सुख कभी नहीं मिला जिसके लिए एक औरत तरसती है। हर रात को वह अपने बड़े से बिस्तर पर अकेली लेटी रहती, करवटें बदलती और अपनी ही जवानी उससे सवाल करती कि ये हुस्न किस काम का, जब उसे सराहने वाला ही कोई नहीं। रोशनी की जवानी अब शोलों की तरह भड़क रही थी। उसे महंगे गहने और कपड़े नहीं, उसे एक मर्द की नजदीकी चाहिए थी। वह बस अंदर ही अंदर घुट रही थी, जैसे कोई सूखा हुआ फूल पानी के लिए तरसता है। एक दिन हवेली में एक नया काम करने वाला लड़का आया। उसका नाम था सूरज। सूरज शहर से आया था। उम्र करीब 25 साल, लंबी हाइट, मेहनत से बना हुआ सॉलिड बदन, पसीने में चमकती हुई त्वचा और बिखरे हुए बाल। उसे ठाकुर साहब के घोड़े संभालने और बाग का काम करने के लिए रखा गया था। एक दिन रोशनी बालकनी में खड़ी थी और नीचे सूरज बिना शर्ट के सिर्फ एक बनियान में लकड़ियां काट रहा था। उस दिन पहली बार रोशनी ने सूरज को देखा, लेकिन देखते ही रोशनी की नजरें उस पर जम गईं और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई जो सालों से शांत थी। धीरे धीरे रोशनी ने सूरज को हवेली के अंदर के काम देने शुरू किए। कभी कहती, सूरज, मेरे कमरे का एसी खराब है, उसे देखो। तो कभी कहती, बाथरूम का नल टपक रहा है। एक दोपहर ठाकुर साहब शहर गए हुए थे। हवेली में सन्नाटा था। रोशनी ने सूरज को अपने बेडरूम में बुलाया। सूरज दरवाजे पर खड़ा हुआ बोला, मालकिन, आपने बुलाया? रोशनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने एक मॉडर्न कपड़े पहने थे जिनसे उसका बदन चमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सूरज, इधर आओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, जरा दबा दोगे? सूरज झिझका, मालकिन, ये मेरा काम नहीं है। ठाकुर साहब ने देख लिया तो। रोशनी उठकर बैठ गई और बोली, ठाकुर साहब अभी नहीं है, और जो मैं कह रही हूँ वो करो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सूरज भी नौजवान था। सामने इतनी खूबसूरत औरत को देखकर उसका भी ईमान डोल गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और रोशनी के पैर दबाने लगा। हाँ, बहुत दर्द था सूरज, धीरे, ऐसे ही। हाँ, अब कुछ राहत मिल रही है। धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगा। उस दिन बंद कमरे में क्या हुआ इसकी कोई खुली गवाही नहीं, बस इतना शानदार था कि रोशनी की सालों की सूखी प्यास जैसे किसी ने छूकर सुलगा दी हो। सूरज ने उस खाली जिंदगी में एक ऐसी गर्माहट भर दी जो ठाकुर साहब की दूरी ने कभी नहीं दी थी। और तब से रोशनी अब सूरज के प्यार में डूब चुकी थी। अब यह सिलसिला रोज का हो गया था। जब भी ठाकुर साहब बाहर जाते, सूरज और रोशनी एक हो जाते। रोशनी अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। उसका चेहरा खिला खिला रहता था, लेकिन गांव में बातें छुपाई नहीं छुपती। नौकर चाकर काना फूसी फुसफुसाते थे। मालकिन और नए नौकर के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। फिर एक दिन रोशनी सूरज की बाहों में थी। उसने सूरज से कहा, सूरज, मैं अब और इस बूढ़े ठाकुर के साथ नहीं रह सकती। मुझे घुटन होती है। मैं चाहती हूँ हम दोनों कहीं दूर भाग जाएं। लेकिन मालकिन, हम खाएंगे क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, ठाकुर की अलमारी की चाबी मेरे पास है। वहाँ करोड़ों के हीरे और पैसा रखे हैं। हम वो सब लेकर भाग जाएंगे और शहर में जाकर शादी करेंगे, फिर पूरी जिंदगी राज करेंगे। सूरज की आंखें चमक उठी। पैसों का लालच और मालकिन का प्यार उसके लिए तो जैसे लॉटरी लग गई थी। दोनों ने प्लान बनाया कि अमावस की रात को जब ठाकुर साहब दूसरे गांव पंचायत के लिए जाएंगे तब दोनों भाग जाएंगे। फिर अमावस की रात आई। हवेली में कोई नहीं था। ठाकुर साहब शाम को ही जीप लेकर निकल गए थे। रोशनी ने जल्दी जल्दी सारे गहने, हीरे और ठाकुर का रखा हुआ 50 लाख रुपया एक बड़े से बैग में भरा। फिर रात के 12 बजे सूरज हवेली के पीछे जीप लेकर खड़ा था। रोशनी भागती हुई आई और हाँफते हुए बोली, जल्दी करो सूरज, कोई जाग ना जाए। दोनों जीप में बैठने ही वाले थे कि अचानक पीछे से आवाज आई, कहाँ जाने की तैयारी है रोशनी? सुनते ही रोशनी के पैर जम गए। उसने मुड़कर देखा।
सामने ठाकुर विक्रम सिंह खड़े थे, हाथ में एक बड़ी सी बंदूक ली और उनके पीछे कुछ पहरेदार खड़े थे। रोशनी कांपने लगी। मालिक, आप तो गए थे। ठाकुर हंसे, एक ऐसी हंसी जिससे रोशनी की रूह कांप गई। तभी ठाकुर ने सूरज की तरफ बंदूक तानी। रोशनी को लगा अब ठाकुर सूरज को गोली मार देंगे, इसलिए वह सूरज के आगे जाकर खड़ी हो गई। लेकिन तभी हुआ वो जिसे देखकर रोशनी के होश उड़ गए। ठाकुर ने ढेर सारा पैसा निकाला और सूरज के सामने फेंक दिया और बोले, शाबाश सूरज, तूने अपना काम बखूबी किया, एकदम वैसे ही जैसे मैंने कहा था। रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? सूरज, ये क्या कह रहे हैं? सूरज, जो अब तक डर का नाटक कर रहा था, अचानक सीधा खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। उसने रोशनी को देखा और बोला, माफ करना मालकिन, मैं नौकर जरूर हूँ पर गद्दार नहीं। ठाकुर साहब ने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए ये प्यार का नाटक किया तुम्हारे साथ। फिर सुबह ठाकुर की हवेली के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। जो ठाकुर हमेशा दूसरों के झगड़ों का पंचायती करता था, आज वही ठाकुर अपनी ही बीवी का फैसला गांव के सामने करने वाला था। ठाकुर विक्रम सिंह ने सबके सामने रोशनी से कहा, रोशनी, मुझे पता था कि मेरी दौलत और मेरी उम्र तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगी। मुझे शक था कि तुम मेरे पीठ पीछे रंगरेलियां मना रही हो और मुझे लूटने का प्लान बना रही हो। इसलिए मैंने ही सूरज को कहा था कि तुम्हें अपने जाल में फंसाए ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। रोशनी टूटकर जमीन पर गिर गई और सूरज से कहा, तुमने मेरे साथ जो किया वो सब झूठ था, वो प्यार, वो कस्में। सूरज ने थूकते हुए कहा, प्यार? कैसा प्यार मालकिन? तुम जैसी औरत जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? मुझे तो ठाकुर साहब ने नाटक करने के पैसे दिए थे और वैसे भी तुम्हारे साथ मजे लेने में मुझे कोई नुकसान तो था नहीं। जितने लोग वहां थे सब जोर जोर से हंसने लगे। तब रोशनी को अपनी गलती, अपने लालच और अपनी हवस पर इतनी घिन आने लगी कि वह मर जाना चाहती थी। तभी ठाकुर ने अपने आदमियों से कहा, इस औरत से सारे गहने छीन लो और सुनो, इसे धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दो। आज के बाद ये इस गांव में दिखनी नहीं चाहिए। जो औरत अपनी इज्जत नहीं बचा सकती वो इस हवेली में रहने लायक नहीं है। रोशनी गिड़गिड़ाती रही, मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलत हो गई, मैं बहक गई थी। लेकिन ठाकुर का दिल पत्थर का हो चुका था। सूरज ठाकुर से बोला, मालिक, मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म। फिर उसने जीप स्टार्ट की और चला गया और रोशनी को ठाकुर ने घर से निकाल दिया। जो कभी महारानी की तरह रहती थी, अब वह कीचड़ में सड़क पर पड़ी थी। उसके पास न घर था, न पैसा और न ही वो प्रेमी जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो दोस्तों, दूसरों की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा लगता है, लेकिन लालच और धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंसान को जो मिला है उसकी कदर करनी चाहिए, वरना रोशनी की तरह सड़क पर आने में देर नहीं लगती।